अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7F7 का स्टार्ट हो गया जी। और कल आपको मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट करवाया था। मैंने आपको कहा था अगर कोई प्रॉपर्टी आपने होल्ड की हुई है फॉर सेलिंग पर्पस तो वो आपकी इन्वेंट्री है, उस पर IS2 लगेगा। मतलब इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होगी, सब्सिक्वेंटली अगर वो आपके पास इन्वेंट्री में पड़ा है तो IS2 कहता होता था लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे प्रॉपर्टी को रखो। और अगर आपकी ये प्रॉपर्टी आपने होल्ड की हुई है फॉर बिजनेस यूज़, बिजनेस के इस्तेमाल में, ठीक है, आपका हेड ऑफिस है उधर या आपने फैक्ट्री लगाई हुई है उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस लैंड के ऊपर, ठीक है, तो यह आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, IS16 इस पे लगेगा। और ये इनिशियल मेजरमेंट पे करेगा और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल भी है और रिवैल्यूएशन मॉडल भी हमने पढ़ा हुआ है। ये स्टैंडर्ड कहाँ पे लगता है? प्रॉपर्टी अगर आपने रखी हुई है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या फॉर रेंटल टू अदर्स, या दोनों भी इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर ये प्रॉपर्टी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए IS40 आपने अप्लाई करना है, ठीक है। IS40 क्या कहता है? IS40 कहता है इनिशियल रिकग्निशन करो जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। इनिशियल मेजरमेंट करो एट कॉस्ट। इस पे लिखा ही नहीं मैंने कि ये क्या है जी, इनिशियल मेजरमेंट। ये क्या लिखा हुआ है जी हमने? इनिशियल मेजरमेंट किस पर होगी? एट कॉस्ट। तो इनिशियल मेजरमेंट किस पर होती है जी? एट कॉस्ट। और कॉस्ट में क्या होता है जी? परचेज प्राइस और बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स। ठीक हो गया जी, सही है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली IS40 कहता है कि आप अपनी इस प्रॉपर्टी को चाहें तो कॉस्ट मॉडल पे रखें, तो चाहें तो फेयर वैल्यू मॉडल। अब कॉस्ट मॉडल तो 100% सेम है IS16 जैसा, जैसे हम पढ़ के आए थे, जैसे आपने पार्ट बी के अंदर सवाल में भी देखा, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल इसका बिल्कुल डिफरेंट है IS16 के रिवैल्यूएशन मॉडल से। वो IS16 का फेयर वैल्यू मॉडल है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है, बिल्कुल ये डिफरेंट है। इसमें क्या करना है हमने, अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर रखा हुआ है, यानी आपने ये मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर हर साल के एंड पे इसको उठा के फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा और गेन लॉस, गेन हो चाहे लॉस हो, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। लेकिन साथ ही अगली बात क्या है, इसको डेप्रीशिएट नहीं करेगा। फिर मैंने आपको पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करवाया था, ये बोर्ड की वो पिक्चर आपके सामने, ठीक है। तो एक एसेट हमने खरीदा था 70 रुपए का, ठीक है, और अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर फेयर वैल्यू को क्या करेंगे हम? इग्नोर। यूजफुल लाइफ 10 साल यूज करनी है और सिर्फ बिल्डिंग एलिमेंट को हमने डेप्रिशिएट करना है, लैंड को तो नहीं करते ना डेप्रिशिएट, ठीक है। तो हमारी ये प्रॉपर्टी 2 साल कॉस्ट मॉडल में 2 साल डेप्रिशिएट होगी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट रिकॉर्ड किया हमने। डेप्रिसिएशन के लिए सिर्फ 40 बिल्डिंग वाला पोर्शन, अगले साल भी सिर्फ डेप्रिसिएशन। अब यही एडजस्टमेंट आपकी IS16, ये रख लें, IS23 के नोट्स हैं, बना लिए थे, जहन बदल गया। असल में IS40 के जो नोट्स आपको दिए थे ना, उनके अंदर कुछ IS40 की एग्जाम्पल थ्योरेटिकल एक डिस्कशन थी, वो रह गई थी। IS23 के नोट्स के अंदर मैंने एंड पे वो भी डाला हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा चलें, ये अब रख लें मंडे को इंशाल्लाह, यानी कि लेक्चर 7 का पार्ट बी में ऑनलाइन वालों आपको पता ना चले कहीं, 7 का पार्ट ए जो है वो मैं आज करवाऊंगा रिकॉर्ड, और पार्ट बी जो है वो हम इंशाल्लाह होपफुली अगर आ गया आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मंडे को भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। चलें छोड़ें। अच्छा, अब चूंकि हमने तो हर चीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचाना है, ऐसे ही फाइनल ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अपना MCQ आ जाए या इसकी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स के अंदर आ जाए, तो फाइनल अकाउंट्स भी तो साथ साथ बनाए ना। तो P&L के अंदर क्या जाएगा? अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जाएगा, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो वो बाद में कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा हर साल का, और एसेट नजर आएगा बुक वैल्यू। ये तो हो गए 2 साल, ठीक है। इन्हीं 2 साल को अगर हम फिलहाल देखें अपनी फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर, तो फेयर वैल्यू मॉडल में भी इनिशियल मेजरमेंट तो कॉस्ट पे ही होगी,
ये तो एंट्री सेम हो गई, लेकिन सब्सिक्वेंटली आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उठा के ले जाना है फेयर वैल्यू पर। कोई काम है जी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लेकर जाएंगे, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं करनी। तो फिर अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे होंगे तो पीएनएल के अंदर क्या आएगा? फेयर वैल्यू गेन भी आ सकता है, फेयर वैल्यू लॉस भी आ सकता है, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक वैल्यू पे नहीं नजर आएगी, अपनी फेयर वैल्यू पे नजर आएगी। कोई मसला? फिर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेची जाती है तो बिल्कुल सेम कॉस्ट मॉडल वाला डिस्पोजल, तो बिल्कुल सेम। क्या करोगे जी? जिस दिन बिकी है उस दिन तक की डेप्शन चार्ज करके फिर पूरी जिंदगी की डेप्शन जो इसने हमारे पास गुजारी है उसको खत्म करें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पर है तो एसेट अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट में कॉस्ट पड़ी है, क्रेडिट करें, कैश जो आया वो लिखें, और गेन है या लॉस है ये तो वैसे ही कहाँ जाया करता है? डिस्पोजल का पीएनएल में। फेयर वैल्यू मॉडल में फर्क ये पड़ेगा कि एक्यूमुलेशन का तो कोई वजूद ही नहीं है, और एसेट अकाउंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में कॉस्ट की बजाय क्या पड़ी हुई है? फेयर वैल्यू। तो निकालोगे भी क्या चीज? जैसे रीवैल्यूड अमाउंट, जैसे रीवैल्यूएशन मॉडल में एसेट अकाउंट में रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होती थी, बिल्कुल ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? फेयर वैल्यू। तो फिर क्रेडिट क्या करोगे? फेयर वैल्यू। डेप्रिसिएशन तो है कोई नहीं, ठीक है, कैश आ गया तो गेन या लॉस कहाँ चला गया? पीएनएल। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट्स के अंदर ये तीसरा साल भी हमने ऐड कर लिया था, ठीक है, और इसमें मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि देखो मॉडल्स का डिफरेंस जो होता है ये अल्टीमेटली एक्चुअल सेल के दिन फर्क सारे निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप गौर करें तो ये गेन ऑन डिस्पोजल आपका कॉस्ट मॉडल में 15 रुपये आ रहा है, ठीक है, और हर साल 4, 4 और 2, यानी आप यूं देखें तो इस एसेट की पूरी लाइफ में आपने 10 रुपए का एक्सपेंस बुक किया था और फिर 15 रुपए की आपको इसके सेल के वक्त क्या आ गई? इनकम। तो नेट में 5 रुपए की इनकम आई। ठीक है, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल पे थे तो आपने एक गेन बुक किया था, फिर एक लॉस बुक किया था, फिर आज एक गेन बुक किया, तो नेट करें तो इसमें भी क्या आ रहा है? 5 रुपए का गेन ही आ रहा है। तो मॉडल का चेंज होना जब एक्चुअल डिस्पोजल होता है तो सारे फर्क को निकाल देता है। ठीक है, इसीलिए नॉर्मली टैक्स वाले जो हैं ये फेयर वैल्यू मॉडल्स को जो है वो नहीं लिफ्ट कराते, कॉस्ट मॉडल्स को यूज कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली ये टेम्परेरी डिफरेंस ही होता है जो एंड पे निकल जाता है। टेम्परेरी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस क्या होता है IAS 12 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब ये तो था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मोटा मोटा बुनियादी इसका जो कनॉलेज था। कनॉलेज समझते हैं? कनॉलेज, ओके। अच्छा जी, अब एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है, अगर आप मसलन आपने बचपन में शायद एक चीज तो पढ़ी होगी कि अगर आप के पास कोई इन्वेंट्री पड़ी है, लेट्स से अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मसलन आप एसी बेचने की दुकान आपने खोली हुई है, एसी बेचते हैं आप, एसी आपके डिस्प्ले में लगे हुए हैं, 15-20 एसी लगे हुए हैं, वे आपकी क्या है? इन्वेंट्री। आपने उनमें से एक एसी निकाल के अपनी दुकान में लगा लिया तो यूज करना शुरू कर दिया, चेंज इन यूज आ गया, तो फिर ये क्या बन गया? पीपीई। तो इसकी डबल एंट्री करनी पड़ती होती है, पीपीई डेबिट करके इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के यूज में भी तो चेंज आ सकता है। आपने पहले बनाया हुआ था हेड ऑफिस, कोविड में पता लगा कि घर से भी काम हो सकता है, आपने कहा चलो जी वर्क फ्रॉम होम मिसाल के तौर, तो आपने अपनी बिल्डिंग खाली की, हेड ऑफिस ख़त्म किया, एक बस उसमें थोड़ा सा कोई फ्लोर रख लिया, कोई 2-4 कमरे रख लिए जिसमें कोई थोड़ा सा दफ्तर बना लिया और हेड ऑफिस ख़त्म करके किराए पे दे दिया। अब पहले क्या था? ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यूज़ बदला, चेंज इन यूज़ आया, तो अब ये क्या बन गया? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो रिक्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। ऐसे ही आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, किराए पर आपने दिया हुआ था, एक यहाँ पे प्लाजा और एक आपका कराची में था, आपने कराची से लाहौर में हेड ऑफिस को मूव किया, तो किराए की जगह लेने की बजाय आपने अपने ही बिल्डिंग को खाली करवा लिया। तो पहले ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, ये क्या बन गई? चेंज इन यूज। तो ये आपको मैं पढ़ाने लगा हूँ अब, ठीक है। कि अगर कहाँ पे लिखे हैं, यहां से कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर यूज के अंदर चेंज आ जाए, चेंज इन यूज,
चलें ऐसे ही कर लें जी। मसलन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था आपका, IS 16 इस पे लग रहा था। आपने यूज पहले इसको यूज कर रहे थे एज बिजनेस एसेट, आपने खाली किया और आपने इसको किराए पे चढ़ा दिया। अब ये क्या बन गया, आपकी IS 40 लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या एंट्री होगी, कर ही लेते हैं यहीं पे कर लेते हैं जी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई डेबिट और PPE क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही मिसाल के तौर पे दूसरा क्या मामला हो सकता है, मैं एक यही कर लेता हूँ। दूसरा मामला क्या हो सकता है कि आपका पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किराए पे आपने दिया हुआ था, प्लाजा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी आपकी, IS 40 इस पर लगा करता था, और फिर आपने किराएदारों से खाली कराया और अपने हेड ऑफिस को वहाँ पे मूव कर दिया, अपने बिजनेस के किसी भी यूज़ में ले आया अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिक्लासिफाई करके क्या बनाना पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री नहीं, उल्टी नहीं करनी, एंट्री बोलूँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, और अगर मेरी बैटरी लो है, मावरत तबीयत डाउन हुई है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी डबल एंट्रीज होंगी, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री तो आपको आती है, लेकिन एक मसला अभी भी है। वो मसला क्या है, किस अमाउंट पर ये एंट्री करें, है कि नहीं ये मसला, ये क्वेश्चन ज़हन में आता है ना, किस अमाउंट के ऊपर ये ट्रांसफ़र करें, ठीक है। तो ट्रांसफ़र वैल्यू कह लें, ट्रांसफ़र वैल्यू क्या होगी, तो कोई बताएं जी, अंदाज़ा बता दें। ट्रांसफ़र वैल्यू गलत ही बताएंगे ना, क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, कौन सा पर्चे में बैठे हैं जी। ट्रांसफ़र वैल्यू उस टाइम की प्रॉपर्टी को वैल्यूएशन करेंगे और फिर उस टाइम की प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट करते हुए लेके आएंगे। अच्छा, सर कॉस्ट पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट पे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौन सी चीज़ कॉस्ट पे हो, सर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कॉस्ट पे है, भी आप कॉस्ट पे रखते हैं, अच्छा तो फिर तो अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भाई कह रहे हैं कॉस्ट पे है, तो PPE भी कॉस्ट पे है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो कॉस्ट पे है, PPE में रीवैल्यूएशन मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल, फिर रीवैल्यू कर देंगे। फिर उसकी अगर कॉस्ट पे है तो रीवैल्यू करके जो चेंज आता है वो ट्रांसफर फेयर वैल्यू देख लेंगे एसेट भाई आप भी कोई राय देना चाहेंगे, आपको तो समझ ही नहीं आ रही होनी कि क्या हो रहा है ना, अच्छा, क्योंकि आपने पढ़ भी लिया ही नहीं। चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी सुने, जो रूल है ना, रूल वो ये है कि आपने ये देखना है कि IAS 40 में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, वो डिटरमिन करेगा ट्रांसफर वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या करोगे आप कि जी मॉडल कौन सा यूज हो रहा है, मॉडल यूज इन IS 40, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी कौन से मॉडल पे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस मॉडल पे होती है। यानी अगर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी कॉस्ट मॉडल पर पड़ी है, तो फिर ट्रांसफर सारी की सारी किस पर की जाएंगी, जो बुक वैल्यू किताबों में नजर आ रही है। चाहे अगले स्टैंडर्ड के पास जो सा मर्जी मॉडल है, मैं अगला स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, नाम भी नहीं बोलना चाह रहा, फैसला कौन करेगा, IS 40 में अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है, तो फिर हर ट्रांसफर, चाहे वो ट्रांसफर इन हो चाहे ट्रांसफर आउट हो, फेयर वैल्यू पे होगी। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में यूज हो रहा है कॉस्ट मॉडल, तो फिर हर ट्रांसफर, चाहे वो इन हो चाहे वो आउट हो, वो बुक वैल्यू के ऊपर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आए हम और हमने कहा जी कॉस्ट मॉडल, कौन सा कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन
मॉडल यूज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब उसका आंसर पॉसिबल 2 आंसर है ना। पहला कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है जी। अच्छा जी, अगर तो कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो तो ये सवाल आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि आसान ही बड़ा है। बहरहाल स्टैंडर्ड तो पढ़ाना है ना, तो फिर क्या करेंगे जी, ऑल ट्रांसफर्स आर shall be made on all transfers shall be made at the book value of asset at date of transfer। अब देखो, अगर मिसाल के तौर पे IS 16 से ये आ रहा है एट डेट ऑफ ट्रांसफर, IS 16 से ये एसेट अगर आ रहा है और IS 16 में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, तो डेट ऑफ ट्रांसफर पे क्या चीज होगी हमारे पास, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो बुक वैल्यू। और अगर IS 16 में रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा था तो भी रीवैल्यूड अमाउंट लेस अक्यूमुलेशन भी बुक वैल्यू होगी। अच्छा, अगर उसी साल उसी दिन वो रीवैल्यू किया, लेट्स से ईयर एंड है, तो रीवैल्यूड अमाउंट ही उसकी बुक वैल्यू होगी। मकसद कहने का ये है कि फेयर वैल्यू, जो बुक वैल्यू वहां पड़ी होगी ट्रांसफर के दिन उस एसेट की, यहां पर भी उसी बुक वैल्यू पे हम दे देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, कॉस्ट मॉडल। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा होगा तो फिर फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा होगा। तो आपने सारी ट्रांसफर्स को किस पे करना है, फेयर वैल्यू पे, एसेट की वो फेयर वैल्यू जो ट्रांसफर के दिन होगी एसेट की। अब ये सारी बातें किसके कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, IS 2 के कॉन्टेक्स्ट में ना, नहीं IS 16 के कॉन्टेक्स्ट में। IS 40 है भाई, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का आना या जाना ये किस पर होगा, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो उस दिन ट्रांसफर के दिन की बुक वैल्यू है, और अगर IS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है तो ट्रांसफर के दिन की फेयर वैल्यू पे, ट्रांसफर इन हो चाहे ट्रांसफर आउट। ठीक है, तो ऑल ट्रांसफर शैल बी मेड, all transfers shall be made at the fair value of asset on the date of transfer। ठीक है जी। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, वैसे तो सवाल का जवाब सवाल में है, जो सवाल करवाना है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि मसलन आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफ़र आउट किया, IS 16 में PPE में ले गए, तो क्या करोगे, जिस दिन ट्रांसफ़र कर रहे हो उस दिन उसको उठा के ले जाओगे फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मॉडल है ना IS 40 के पास, तो उठा के किस पे ले जाओगे, फेयर वैल्यू पे। अगर कोई गेन होगा, पॉसिबल क्या है, गेन आ जाए, अगर कोई फेयर वैल्यू ट्रांसफर के वक्त फेयर वैल्यू पर लाते हुए गेन आएगा तो कहाँ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और इसके अंदर फेयर वैल्यू गेन लॉस कहाँ जाते हैं, अब यहीं पड़ी है ना प्रॉपर्टी। और अगर लॉस होगा वो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी। और अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई चीज़ ला रहे हैं आप,
तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर पीपीई जहां पड़ा होगा, पीपीई में पड़ा होगा ना, प्रॉपर्टी भी पीपीई में पड़ी होगी, तो उसको उठा के किस पे ले जाएंगे, फेयर वैल्यू पे। क्योंकि IAS 16 के पीपीई के पास भी एक फेयर वैल्यू मॉडल है, लेकिन उसका नाम क्या है, रीवैल्यूएशन मॉडल। तो अगर प्रॉपर्टी IAS 40 का IAS 16 का पीपीई है, तो फिर उस प्रॉपर्टी को जब उठाकर ले जाएंगे फेयर वैल्यू पर और उस पर आ जाएगा गेन, तो IAS 16 वाले पीपीई का गेन, रीवैल्यूएशन का गेन कहाँ जाता है, OCI में। कहाँ जाता है, OCI में। तो अगर गेन आएगा तो भाई वो OCI में जाएगा, ठीक है। और फिर OCI से गेन होकर रीवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि एक्चुअली बिक नहीं जाती, क्योंकि साथ साथ ट्रांसफर वाला चक्कर तो यहाँ हो ही नहीं सकता, पीपीई तो बचेगा नहीं, और यहाँ पे आके प्रॉपर्टी वैसे फेयर वैल्यू मॉडल पे डेप्रिशिएट होनी नहीं। हाँ, अगर उस दिन क्या आ जाए, लॉस, तो लॉस तो आपको पता ही है, वो तो रीवैल्यूएशन के ऊपर भी लॉस आए तो कहाँ जाता है जी, प्रॉफिट और लॉस। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन, ऐसे डिस्कशन ही कर ली हमने। ट्रांसफर, चेंज इन यूज, जी लॉस है और पहले से रीवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हो, हाँ, तो उसको काट के बाकी बचेगा। यानी कि जो IAS 16 में रीवैल्यूएशन का तरीका कार है ना, देखो ना, बात यह है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है, तो ट्रांसफर इन हो या आउट हो, किस पर होगी, फेयर वैल्यू पे। अब अगर एक चीज IAS 16 में पड़ी है, तो IAS 16 चाहे कॉस्ट मॉडल भी यूज कर रहा है, वहां पर हम कॉस्ट मॉडल भी यूज कर रहे हैं, तब भी IAS 16 का रूल तो लगना नहीं है, चाहे वो कॉस्ट मॉडल पे चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल पे, उसका रूल नहीं लगना। हमने किसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमने कौन सा मॉडल अप्लाई किया हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमने फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई किया हुआ है ना, तो चाहे IAS 16 के अंदर वो कॉस्ट पे पड़ी है चाहे रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ी है, उसको लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पे लाएंगे, और गेन हो चाहे लॉस हो, जो भी होगा उसी के रूल्स के हिसाब से वो बुक करके उठा के एसेट को फेयर वैल्यू पे ले आएंगे, और फिर उस फेयर वैल्यू वाले एसेट को ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर गेन आएगा तो रिवर्स सरप्लस में पड़ा रहेगा जब तक एसेट डिस्पोज ना हो जाए। पड़ा रहता था ना, एक ऑप्शन है ना, क्योंकि एसेट तो वहां से निकल आया, सरप्लस वहीं रह जाएगा। एट द एंड जब डिस्पोज होगा एक्चुअल में, तो उस दिन आप सारे का सारा रियलाइज कर लेते थे ना। ईयरली ट्रांसफर हो नहीं ना सकता, क्योंकि ईयरली ट्रांसफर तब हो जब इंक्रीमेंटल डेप्शन हो। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो यहां पर तो डेप्रिसिएशन हो ही नहीं रही, ठीक है। तो समझ आई भाई या नींद आई, समझ आ गई, चले। अच्छा जी, जरा पॉज करें भाई। अच्छा जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। रिक्वायरमेंट है, हाय रिक्वायरमेंट तो है जर्नल एंट्रीज करने टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ SL, ठीक है। लेकिन मेरे दिल में तो आ रही है कि हम एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेंगे, कोई ऐसा मसला है नहीं, ठीक है। 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज को देखना शुरू करते हैं। सिर्फ इन एडजस्टमेंट्स में ना प्रॉपर्टीज को इधर से उधर करके ज़रा आपको सिखाया गया कि कैसे आपने जो है वो ट्रांसफ़र की एंट्रीज करनी है। स्कॉर्पियो लिमिटेड इन रियल एस्टेट बिजनेस, इट एक्वायर्स और कंस्ट्रक्ट्स बिल्डिंग्स फॉर रीसेल, फॉर रेंटल्स यानी लीजिंग रेंटल्स टू अदर्स, और एंड फॉर बिजनेस यूज, यानी तीनों तरह के काम ये कर रहे हैं रियल एस्टेट में। इट हैज सेवरल प्रॉपर्टीज, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। जर्नल एंट्रीज करनी है हमने, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है, बस ये कर दो, मेरी तबीयत खराब है, आपकी तो नहीं ना खराब, तो ये करो कि ये प्रॉपर्टी को पढ़ो और पढ़ के कोशिश करो कि इसकी जर्नल एंट्रीज कर दो, फिर मैं करूँगा। अगर आप ये करने लग जाओ कि मैं चार्ज हो जाऊँगा, ओ बच्चों से हो रहा है, यस, फिर मैं एकदम से, शाबाश, हिम्मत करो। मैं पढ़ देता हूँ। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन गुलबर्ग कैरिड, जीबी इसलिए लिख दिया कि प्रॉपर्टी का नाम पर्चे में सवाल में लिख दिया ना, ताकि आप एंट्री करते हुए पूरा गुलबर्ग ना लिखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ जीबी लिख सकें, शॉर्टकट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन गुलबर्ग कैरिड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 1 मिलियन ऑन यकम जनवरी 19 विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10। ऑन 30 जून 19 it was decided to use the building for administration rather than for keeping it for investment potential। यानी कि पता नहीं क्या आप पढ़ेंगे, यानी चलो मैं बता देता हूँ। यानी कि पहले क्या थी,
हाँ, कह रहा है कि हमने पहले इसको शायद इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए रखा हुआ था ना, अब यूज करना चाह रहे हैं एडमिन, तो पीपीई में ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल। ठीक है जी। और एट दिस डेट फेयर वैल्यू वाज 1200, ऑन 31 दिसंबर फेयर वैल्यू वाज 1300। ठीक है। अब ट्रांसफर तो है, लेकिन क्वेश्चन ये, ट्रांसफर का भी पता लग गया कि ट्रांसफर जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकल कर पीपीई में जाने वाला है। लेकिन अब अगला मसला वही आ गया, ट्रांसफर करना किस अमाउंट पे है, तो उसके लिए सवाल ही बताएगा, हमें ख्वाब थोड़ा ही आना है कि स्कॉर्पियो क्या कर रहा है। इन्वेस्ट एसएल अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए, तो फिर बुक वैल्यू पे ट्रांसफर आउट कर देंगे। आगे आइए 16 जाने, उसका काम जाने। ठीक है। और फिर आइए 16 का पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, अगर वो कॉस्ट मॉडल पे हुआ तो उसी बुक वैल्यू को आगे डेप्रिशिएट करी जाएगा रिमेनिंग लाइफ पे, और अगर उसकी रीवैल्यूएशन मॉडल हुई तो वो खुद रीवैल्यू करता रहेगा। सब कुछ सीखा हुआ है ना। तो अब ये दोनों बातें सवाल हमें बताएगा। तो सवाल के अंदर आखिरी पॉइंट पढ़िए ताकि सारे पॉइंट्स के लिए ये पॉइंट पढ़ा जाए। एसएल यूजेज अ फेयर वैल्यू मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक बात यहीं पर बताता चलूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लास बाय क्लास रीवैल्यूएशन नहीं होती। असल में ये है ही एक क्लास, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। लैंड अलग, बिल्डिंग अलग, प्लांट मशीनरी अलग। पीपी में तो बहुत सारी क्लासेस नहीं, ये तो खुद एक क्लास ही है। तो ये नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी वन गुलबर्ग वाली को फेयर वैल्यू पर रख लें और गार्डन टाउन वाली को कॉस्ट रख लें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बल्कि आप लोगों को, अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर लिया है तो आपको सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को किस पे रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑल इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है जी। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है जी, पीपीई के लिए क्या यूज हो रहा है, कॉस्ट मॉडल। ठीक है। दोनों हो सकते थे मामले, इधर भी रिवर्स मॉडल हो सकता था, आपको वो भी आता है। जब एक बार एक तरफ से प्रॉपर्टी निकल के दूसरी तरफ चली गई, जिस दिन वो आ जाए ना अगली जगह पे, समझो उसका एडिशन हो गया और आगे उसकी अकाउंटिंग शुरू कर दो। वो सीखी हुई IAS 16 के साथ, इसीलिए IAS 40 पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल साथ साथ पढ़ाया इसीलिए। ठीक है। हालांकि चैप्टर में शायद ये एंड पे था, दरमियान में IAS 23 और IAS 20 दो स्टैंडर्ड्स है। इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये दोनों भी हो जाएंगे 3 दिन में। ठीक है। फिर एक चैप्टर जाके पूरा हो जाएगा हमारा। ओके। लेकिन ये बड़ा चैप्टर है ना, इसमें 4 स्टैंडर्ड्स है। अच्छा, अब करें जरा जल्दी से। जी, देखें जी, बस ठीक है, सोच चल पड़ी काफ़ी है। अब देखें सही जा रहे थे या नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर यकम जनवरी 19 पे नज़र आ रही है। जाहिर है पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू मॉडल तो फेयर वैल्यू पे उठा के लाए थे, उसी पे पड़ी है। अब 30 जून 19 साल के दरमियान में डिसाइड किया है कि हम इसको अपने बिजनेस के यूज़ में ला रहे हैं, तो फिर पीपीई डेबिट करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट करना है। लेकिन उससे पहले चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है, इसको उठाकर किस पे लाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू पे। अब मेरी राय तो यही है कि छोटी सी वर्किंग कर लेने में हर्ज नहीं है। वर्किंग 1, इससे जरा आसानी हो जाती है, लेजर बन जाए। ठीक है। तो लेजर में अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कौन सी वाली, गुलबर्ग जीबी। यकम जनवरी 19 पर ब्रॉड डाउन क्या है, अच्छा थाउजेंड्स में कर लो, इजाजत है। वर्किंग है तो ऊपर लिखने की भी जरूरत नहीं है, एंट्रीज में एक ही बार लिख देंगे। कितना जी, 1000। और अब एक आसानी के लिए ये वर्किंग ऐसे करो, वर्किंग है ना, जैसे मर्जी कर लें। ठीक है। मैं कहता हूँ 30 जून पे ट्रांसफर करना है ना, तो 30 जून पे इसको उठाकर लाना है फेयर वैल्यू पे, तो एक बार यूं कर लेते हैं, 30 जून पे क्लोज कर लेते हैं इसको, क्या ख्याल है। तो 30 जून पे, जैसे मैंने वो आपको पार्ट बी में कल सिखाया था लेजर बनाकर, तो यहां पर ईयर एंड की बजाय 30 जून 2019 पे इसको उठाकर ले आए
फेयर वैल्यू पे। और ये 30 जून 19 की जो फेयर वैल्यू है सवाल ने बताई वो कितनी है, 1200, यही है ना, ये पढ़ो। ऑन एट दिस डेट फेयर वैल्यू वाज 1200। लो अब ये आ गई 1200 पे। ये मैंने 1 मिनट के लिए क्लोज किया इसको, फिर ओपन कर लेता हूं। इसकी जरूरत ऐसे नहीं है, लाजमी नहीं है ऐसे करना। आप किसी भी तरह से आप ज़बानी आप ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का डिफरेंस लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या आ गया जी, 200 रुपए का गेन आ गया। बोलो ये गेन कहां जाएगा भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू गेन कहां जाता है, तो पीएनएल के अंदर ले जाओ गेन। अब ये प्रॉपर्टी हमने, ये जनरल एंट्रीज हमारी रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3, और ईयर एंड है हमारा 31 तो 0.1 की जनरल एंट्रीज होने लगी हैं, 0.1 की जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो यकम 30 जून 2019 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुलबर्ग वाली, और पीएनएल क्रेडिट। पीएनएल लिख दो, फेयर वैल्यू गेन लिखकर ब्रैकेट में पीएनएल लिख दो जैसे दिल करे, फेयर वैल्यू गेन लिख दो। फेयर वैल्यू गेन क्या लिखा था कल, पीएनएल पहले लिखा था, चलो एक ही बात है, बात तो एक ही है, ठीक है। कहां जाएगा ये गेन, ओसीआई में या पीएनएल में, पीएनएल में, ठीक है। कितने से, बहुत ही चुनी चुनी एंट्रीज कर रहा हूं, चलो खुला खुला काम करते हैं। यहां पर जहां पे दूसरा आ गया फिर देख लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर ही ना आए बाद में, गुलबर्ग वाली डेबिट करके फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में आपने क्रेडिट कर लिया। कितने से जी, 200 से। ऊपर अब आपने एक बार लिख लिया डॉलर्स इन थाउजेंड्स, 1000 ही चल रहा है ना। अब क्या हुआ जी, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उठकर आ चुकी है फेयर वैल्यू पर, ऐसा ही है। अब इसको ट्रांसफर आउट करना है, तो जरा दोबारा से इसको उठाकर फिर यहां पर ले। तो ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपने बस, मैंने जरा आसानी के लिए ऐसे कर दी कि आप देखो प्रॉपर्टी किस पे आ गई, 1200। पैसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहां पर ब्रैकेट में भी कर सकते थे, 1200 माइनस 1000, फिर 1200 पे आ गई, ठीक है। लेकिन ये जरा इजी रहता है, लेजर से सिखाया था ना। तो फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट आए फेयर वैल्यू वाली, तो लेजर बना लेना आसानी रहेगी, ठीक है। अब बैलेंस फिगर गेन लॉस खुद ब खुद आ जाती है। अब इसको क्या करना है, निकालो यहां से। अब ये देखो किस पर आ चुकी है, फेयर वैल्यू पे आ गई, फेयर वैल्यू पे। अब इसको यहां से क्या कर दें, ट्रांसफर आउट। क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, डेबिट पीपीई, 30 जून 19, और फिर इस दिन यहां पर कख नहीं बचा, बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, 0। लो जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो गई, ठीक है। लेकिन साथ ही मैं एक वर्किंग करूं ना, अगर जैसे पहले की थी, तो डेट, डिस्क्रिप्शन और हाँ जी पीपीई क्या बन गया अब, जीबी क्या बन गया अब। तो ये मैंने इसलिए ऐसे बना दिया, आगे दोनों कॉलम डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IAS 16 के अंदर हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल। तो बस यही 2 कॉलम याद है बनते थे, बिल्कुल शुरू में याद करो, ठीक है। और एसिड की बुक वैल्यू नजर आने लग जाएगी। तो ये डबल एंट्री मैंने ऐसे दिखाई, ये बिल्कुल खोल खोल के बयान कर रहा हूं चीजें, ताकि तसल्ली हो जाए जरा। अब यहाँ पे कॉस्ट है, लेकिन इसके अगेंस्ट एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट हुआ है नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप फेयर वैल्यू पे लाकर इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो पीपीई के लिए ये डीम्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है, डीम्ड कॉस्ट होगी। हालांकि एक्चुअल में कॉस्ट तो नहीं है, कॉस्ट तो पता नहीं क्या की थी जब खरीदा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, लेकिन ये ऐसे ही समझा जाएगा जैसे पीपीई के लिए ये क्या है, कॉस्ट। चार्जिंग लेवल मेरा ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। कितना, 1200। चलो बहरहाल ये डबल एंट्री रिक्वायर्ड थी, मैं जरा ऐसी तरह बस करने लग गया एंट्री जैसे। तो 30 जून 2019 पर आपने पीपीई डेबिट करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर दिया,
क्रेडिट। ठीक है जी, गुलबर्ग वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट होकर ये पीपीई बन गई। कितने से? 1200। अब ये IS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन चुकी है। अब इस पर IS 16 के रूल्स लगने हैं। अगर IS 16 में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल की बजाय रीवैल्यूएशन मॉडल होती तो इधर देखो, तो ये 1300 रेलेवेंट हो जाता, क्योंकि फिर ईयर एंड पे उठाकर क्या करते, इसको लाते रीवैल्यूड अमाउंट पे, गेन लॉस पीएनएल या गेन होता तो ओसीआई में, लॉस तो पीएनएल में रिकॉर्ड करते, और फिर रीवैल्यूड एसेट भी डेप्रिशिएट होता रहता। लेकिन मामला क्या हुआ, पीपीई में क्या चल रहा है, कॉस्ट मॉडल। तो ठीक है, कॉस्ट मॉडल में तो फिर सिर्फ क्या करेंगे, और डेप्रिशिएट करते हैं जी कॉस्ट को, डीम्ड कॉस्ट है ना, डिवाइडेड बाय, अब नवा मसला आ गया, नवा मसला आ गया। लाइफ कितनी है, लाइफ? अच्छा, वैसे आपको मैंने पहले भी शायद बताया था, फिर एक बार सुनो। 10 साल, सब्र तो करो। नहीं, एक मिनट, एक चीज ऐसे ही ज़हन में आ रही है। हाँ, एक एसेट मैंने खरीदा, शायद पहले बताया हो तो फिर बता देना। एक एसेट मैंने 2010 में खरीदा, ठीक है जी, 250 रुपए का। इसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल, तो 31 दिसंबर 10 पर डेप्रिसिएशन होगी 250 डिवाइडेड बाय 5, कितनी बोलो? 50 बनती है कैलकुलेटर यूज करने वालों। क्या बचा? 200। बुक वैल्यू आ गई। फिर 31 दिसंबर 11 पर डेप्रिसिएशन की, तो आपने क्या किया, कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट और ओरिजिनल लाइफ, कितना आ गया? 50 फिर आ गया, आंसर 150। फिर एक और साल और बढ़ा लो। मैंने मेरे ख्याल में किया है, पता नहीं अब आपकी क्लास में किया या FR 1 FR 2 कहीं ना कहीं तो किया है, लेकिन कोई नहीं, किया होगा तो दोबारा आ गया, नहीं किया होगा तो हो गया। अच्छा है ना, तसल्ली हो जाएगी। तो 250 डिवाइडेड बाय 5, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करते जाएं तो आपके पास क्या आता जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन यहीं पर एक बात आपने बचपन में पढ़ी होगी, नहीं तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लो, ठीक है, कि आप अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें, पहले साल तो कॉस्ट ही बुक वैल्यू है ना, और रिमेनिंग लाइफ 5, ठीक है, तो तब भी आंसर सेम होता है। जैसे ये देखो 50 और बुक वैल्यू 200 हो गई, और एक साल कम हो गया तो रिमेनिंग लाइफ 4 हो गई, आंसर इज, अच्छा, बुक वैल्यू 150 हो गई, रिमेनिंग लाइफ 3 हो गई। तो ये क्या है जी, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो चाहे आप ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें, आंसर क्या आता है, सेम। ठीक है ना, सही है। अब 1 जनवरी 19 पर, अच्छा बात वैसी कर दी, यहां पता नहीं यूज होनी थी कि नहीं, चलो खैर, 1 जनवरी 19 पर रिमेनिंग लाइफ इस एसेट की कितनी थी, 10 साल। अब अगर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता तो हम 1 मिलियन को डिवाइड करते 10 से और 6/12 कर देते, ऐसा ही है। लेकिन वहां फेयर वैल्यू मॉडल था तो हमने उसको डेप्रिशिएट ना किया, 30 जून पे उसको लाया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर आउट कर दिया। अब आ गई ये प्रॉपर्टी 30 जून पर किसके पास, पीपीई के पास। अब 30 जून पर डीम्ड कॉस्ट क्या है, या बुक वैल्यू कह ले, क्या है, 1200। अब इसको जब डेप्रिशिएट करना है तो रिमेनिंग लाइफ क्या 30 जून पर 10 साल ही है। हाँ, समझ गए बात। तो फिर 30 जून पर रिमेनिंग लाइफ क्या यूज करेंगे, 9.5। और अगली बात सुनो, ये डेप्रिसिएशन पूरे साल की निकली है। 9.5 से डिवाइड होने का मतलब ये नहीं होता कि 6 महीने की डेप्शन आ गई है। अब एक और मिसाल देखो, यहीं पे ही देख लो यार। एक एसेट आपने खरीदा 250 रुपए का, ठीक है, और इसकी यूजफुल लाइफ थी 2.5 साल, कितनी, तो पहला साल आपने डेप्रिशिएट किया तो आपने 250 डिवाइडेड बाय 2.5 किया, तो आंसर क्या आया, 100।
ठीक है। 100 रुपीज क्या हो गया जी, डेप्रीशिएट, एसेट पहुंच गया 1। फिर अगले साल स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, फिर आपने क्या किया, 250 डिवाइडेड बाय 2.5, आंसर इज 100। क्या बच गया, अब तीसरा साल जो है पूरा साल तो ऐसे डेप्रीशिएट होना ही नहीं है। इसीलिए देखो तीसरे साल में अगर आपने फिर इसको 250 डिवाइडेड बाय 2.5 किया तो भाई 2.5 इसकी यूजफुल लाइफ है ना, ईयर से डिवाइड करोगे तो पर ईयर 2.5 साल लाइफ नहीं हो सकती किसी चीज की, तो 2.5 से डिवाइड करोगे तो भी पर ईयर ही डेप्शन आएगी ना। तो ये डेप्शन का आंसर क्या आता है, 100। तो क्या 100 रुपए डेप्शन यहां पे चार्ज कर दें? क्या ये खुद ब खुद 6 महीने हुए? आज तुम्हारी बैटरी भी मेरी तरह लो ही है ना, ये समझ नहीं आ रही बात। तो फिर ये 100 रुपए की डेप्शन है, लेकिन हमें 6/12 करना पड़ा, तब कहीं जाकर ये 50 हुआ। तो ईयर से डिवाइड करेंगे तो ईयर जितने भी हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो ईयरली डेप्रिसिएशन आएगी, एनुअल डेप्शन आएगी। तो 9.5 से डिवाइड कर दिया, ये तो ठीक है, 6/12 करना ना भूल जाना, 6/12 आपने करना है। 9.5 से डिवाइड करोगे तो भी ईयर से डिवाइड किया तो पर ईयर डेप्रिसिएशन है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। गॉट इट, समझ आई? चलो तो इंटू 6/12 जी, बता देंगे आज के दिन 63। बुक वैल्यू बता दें, 113637। बस कहानी खत्म, ईयर एंड हो गया। 31 दिसंबर 19। लेकिन मैंने ना एक्सट्रैक्ट्स भी साथ ही बना देने इंशाल्लाह, बल्कि साथ ही साथ बनाते जाते हैं, क्या ख्याल है? अपने एंट्रीज वहां पूरी कर देंगे एंट्रीज, ठीक है? तो बल्कि वहीं पे एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं, एंट्रीज यूं ही चलने देंगे, वर्किंग एक्सट्रैक्ट्स इधर ही रखते हैं। चलो हाँ जी, अब पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, एक ही साल है हमारा खैर से सवाल में, तो साल है हमारा 31 दिसंबर 19 वाला। प्रॉपर्टी ज्यादा है तो करते जाएंगे, कोई बात नहीं, एक्सट्रैक्ट्स ही हैं, वरना एक वर्किंग करके इकट्ठी शो कर देना। मैं तो कह रहा हूँ अलग, क्योंकि ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज वाला सवाल थोड़ी आता है, कोई एक आएगी तो हम हर एक का ट्रीटमेंट सीखते जाते हैं। हमारे सवाल में जो आ गई हमारी वो मौज, बाकी अगर 2-3 आ जाए तो बेटा जी वर्किंग करके डेप्शन इकट्ठी कर लेना, और एक ही फिगर, वो डेप्शन भी कहाँ नजर आती है, वो भी किसी और में क्लब होती है, ठीक है? सही है। चल तो सबसे पहले जी आपको नजर आ रहा है फेयर वैल्यू। मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज सिखाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना, ये कोई एक एडजस्टमेंट आपको आएगी। तो पहली एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू गेन आपको नजर आ रहा है 200 रुपए का, ठीक है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है आपको 63 रुपए का। अब ठीक है, ये पहली एडजस्टमेंट का एक्सट्रैक्ट पीएनएल के अंदर आ गया। कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? 4 हैं। चलो अल्लाह करसी पूरा हो जासी, तसल्ली से एक बार मैं देख लूं। आप बैलेंस शीट बनाएं, आप तो अलग अलग आमने सामने बना लें, मेरे पास तो जगह नहीं है। मेरे ख्याल में ना आमने सामने ही रख लेते हैं, मेरा दिल है ओसीआई भी आए अगर तो वो भी सामने नजर आए, ठीक है ना? तो पीएनएल किसी में आ रहा है, पीएनएल फेयर वैल्यू गेन और डेप्रीसिएशन। भाई को मसला है तो पूछ लो मुझसे, मैं कोशिश करूंगा समझाने की, इंशाल्लाह दगा नहीं करूंगा आपके साथ। क्या क्या कह रहे हैं? आज इसकी तबीयत नहीं सेट, करनी पड़ेगी सेट। 31 दिसंबर 19 जी 200 और 63। इसी तरह से यहाँ पे मैं बना लूँगा स्टेटमेंट ऑफ अब सुकून से फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है ना?
अब मुझे वो को कैद नहीं है कहाँ तक जाना है, आराम सुकून से जो एडजस्टमेंट आती जाएगी। जवाइयाँ ले ले उस्ताद तो। अब जी नॉन करंट एसेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आएगी या पीपीई नजर आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। वन एडजस्टमेंट अगर हो तो फिर यहाँ पे आपके लिए क्या नजर आ रहा है? आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड ये जनाब पहली एडजस्टमेंट के एक्सट्रैक्ट्स मैंने बना दिए। और क्लोजिंग कहाँ से उठा लोगे? आप पहले 1200 पकड़ोगे, यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे, फिर डेप्शन माइनस करोगे तो लोग कहेंगे पागली हो ये। क्यों? वर्किंग के अंदर ऑलरेडी बुक वैल्यू अवेलेबल है, इसको उठाओ सुकून से। वर्किंग इसीलिए ऐसे करते हैं, उठाकर यही फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी हमें हेल्प करेगी। जब देखो ना रीवैल्यूएशन मॉडल में भी यही वर्किंग चल रही होती थी ना हमारी। तो अगर एडजस्टमेंट होगी रीवैल्यूड एसेट की तो ये उठाओगे, उठा के बैलेंस शीट के मुंह पे मारोगे, तो कहानी खत्म जी। 1137 ठीक है। ये मैंने कहा साथ साथ चलता जाए ना जरा। एक एडजस्टमेंट करें उसको घर पहुंचाएं, फिर दूसरी करें उसको घर पहुंचाएं, फिर तीसरी करें उसको घर पहुंचाएं, और फिर खुद घर चले जाएंगे आप थोड़ी देर। ठीक है, कोई मसला? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़े। अब तो समझ आ गई है ना कैसे करना है। अब जरा सेकंड को जरा फटे कर दो, फटे। नहीं की? मैं माजरत खा हूं, हम माजरत खा हैं। 31 दिसंबर 2019 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट वर्किंग 2 से 63। सही है? ले आओ भाई इधर, पढ़ना है बच्चों ने। यहां से देख के, किताब से नहीं पढ़ते होते बच्चे। भाई कोशिश करनी है आप 20-25 मिनट में खत्म करें क्लास, ठीक है ना? कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग यार? कोशिश करनी है, ठीक है ना? हाँ, 1.5 घंटे पे ना जाने पाए पार्ट 1। ओके, आप प्रॉपर्टी इन फैसल हो गया? कुछ ज़हन तो बना लिया होना। कराना जो है हम क्यों करें, है ना? कोई नहीं बेटा, वीकेंड पे आप नहीं सारा कुछ सब करना। अ प्रॉपर्टी इन फैसल टाउन इज बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस कैरिड एट 1 मिलियन, ये बुक वैल्यू है। ओके, ऑन यकम जनवरी 19 विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ। तो अब ये वेयर हाउस है, बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू भी हो सकती है, वेयर हाउस है। ये वेयर हाउस अगर तो आपने किराए पे दिया होगा तो ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, अगर अपने पास इस्तेमाल में होगा तो ये आपका पीपीई होगा। ऑन 30 जून 19 पे 30 जून 19 एक जैसे सवाल बनाए हुए हैं ये दोनों समझाने के लिए, डेटा भी सेम। असल में एक एग्जांपल थी, उसी को 2 पे कर दिया ना। द प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड and management decided to keep it for its investment। मतलब being used as warehouse का मतलब ये था कि अपने गोदाम के तौर पे शायद इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये पहले क्या था? तो ये क्या है जी? बुक वैल्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। ठीक है, अब ये ले आए हम 30, पहले हम इसको लेकर आएंगे 30 जून तक, ठीक है? और फिर 30 जून तक आएगा कैसे? डेप्रीशिएट होके भाई, डेप्रीशिएट होकर 30 जून पे पहुंचाएंगे रीवैल्यूएशन के दिन। तो रीवैल्यूएशन दरमियान में भी हो तो वही रूल्स रहने। तो पहले 30 जून पे लाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर वैल्यू पर लिखेंगे गेन लॉस
गेन हुआ तो OCI IAS 16 में पड़ी है, अभी IAS 16 में पड़े पड़े रीवैल्यू होगी, फेयर वैल्यू पे आएगी, फिर ट्रांसफर आउट होगी। ठीक है, फिर कहता है इस दिन फेयर वैल्यू 1200 थी। फिर उसके बाद की बात में देखेंगे, पहले जरा इसको ट्रांसफर तो कर लें। अब जी ऐसी ही कहानी इधर बनने लगी है। वर्किंग नंबर 3 में कर रहा हूं। अब ये डेट, अब जरा तमीज से जरा करनी पड़ेगी ये वर्किंग। पहले बदतमीजी से आपने कर ली थी। वर्किंग 3 में आपने लिखा डेट, डिस्क्रिप्शन, 2 कॉलम भी ऐड करने हैं ना जी। एसेट का नाम क्या है जी? वेयर हाउस। वाल में PPE लिख देता हूं, ठीक है, PPE FT, रीवैल्यूएशन सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस ना हुआ तो बाद में फिर ये कॉलम मिटा के जगह बचा लेंगे। ठीक है, अब वो कहता है 1 जनवरी 19 पर बुक वैल्यू इसकी कितनी थी? 1000। इसको 30 जून पे ट्रांसफर करना है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है। तो फिर IAS 16 के पास एक ऐसा मॉडल है जो एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाता है, रीवैल्यूएशन मॉडल। तो फिर वो रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हुए एसेट को फेयर वैल्यू पे लाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हवाले करेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले इसको 30 जून 19 पर लाना पड़ेगा। तो डेप्रीसिएशन के लिए आप यूज करोगे बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। इस दिन कितनी है? 10, लेकिन पूरा साल डेप्रिशिएट करना है, 6 महीने इंटू 6/12, आंसर 50। और बुक वैल्यू आ गई 950। अब इस दिन इसको क्या करना है? इस दिन इसको उठाकर फेयर वैल्यू पे ले जाएं। तो एक लाइन खाली और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 1200 थी। 1200 थी ना इस दिन की फेयर वैल्यू। ये देखो एट दिस डेट, वो सेम ही सवाल है ना, मैंने बस थोड़ा सा बदल दिया, तो डेटा नहीं बदला था। ठीक है, बदल भी सकते हैं, अगली बार बदल दूंगा। अब ख्याल आ रहा है बदल लेते ज्यादा बेहतर होता है जी। तो 250 रुपए का क्या आ गया? हाँ, लेकिन इस गेन का नाम क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। और ये जाया करता है OCI से होता हुआ इक्विटी के अंदर। ठीक हो गया? अब ये दोनों एंट्रीज कर लें। नहीं समझ आई? रीवैल्यूएशन नहीं करते होते थे एसेट की? हाँ हाँ, तो 1200 पे आ गया। ये रीवैल्यूड अमाउंट ही है। रीवैल्यूड अमाउंट क्या होती है? फेयर वैल्यू ही तो रीवैल्यूड अमाउंट होती है। वो कॉस्ट मॉडल पे हो पड़ा, ट्रांसफर आउट करने के लिए उसको फेयर वैल्यू पे लाना जरूरी है। तो IAS 16 के पास फेयर वैल्यू मॉडल मौजूद है, तो वो फेयर वैल्यू पे ला के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हवाले करेगा। हाँ, अगर ये इन्वेंट्री होती, जैसा कि अगली एडजस्टमेंट होगी उम्मीद है, तो इन्वेंट्री के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि वो फेयर वैल्यू पे लाए, तो वो फिर कॉस्ट भी निकालेगा मजबूरी में। समझ आई? ये पॉइंट समझ आया? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है, तो असूल बन गया कि ट्रांसफर इन हो चाहे आउट हो, फेयर वैल्यू पे होगी। अब अगर एक प्रॉपर्टी PPE के पास पड़ी है, तो PPE में चाहे कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, PPE के पास एक ऐसा मॉडल है तो सही ना जो एसेट को फेयर वैल्यू पे ला सकता है किसी भी दिन। तो अगर फेयर वैल्यू पर ट्रांसफर करनी है तो फिर IAS 16 को कहेंगे चलो अपना रूल यूज करो, इसको फेयर वैल्यू पे ला के हमें दो। तो वो फेयर वैल्यू पे लाया IAS 16 की। IAS इसलिए मैंने वर्किंग अलग अलग शक्ल की बनाई हुई है ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे हो, मैं लेजर बनाता हूं, और ये वो अपना पुराना कॉस्ट वाला। ठीक है ना? तो ये दोनों एंट्रीज कर लें पहले। नंबर 2 स्टार्ट हुआ। अब नंबर 2 में 30 जून 19 पर पहले क्या आपने पास किया जी? डेप्रीसिएशन की एंट्री करेंगे ना। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, वर्किंग नंबर
3 में कितनी है जी 50। ठीक है बच्चों, दाल दाल कच्चो। ठीक है, उसके बाद इस एसेट को क्या कर दिया हमने, इसी दिन रीवैल्यू, तो 30 जून 19 पर रीवैल्यू होगा, एंट्री बन गई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो जो एफटी वाली प्रॉपर्टी है वो डेबिट 250 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 250 से। लो जी, प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे आ गई। को मसला लग रहा है मसला? हाँ जी, जमाई नहीं लेनी, ये पहले भी इसी ने ली थी जब मेरा मुंह उस तरफ था, मुझे लगा आपने ली। अच्छा, अब क्या करें जी, इसको अब ट्रांसफर कर दें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो यहां से क्या कर देंगे, क्रेडिट, ये क्या हो गया पीपीई क्रेडिट, और अब यहां पे ही कोशिश करते हैं, बन जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। यहां पे बस मुझे एनई की जगह चाहिए, ये नहीं, कॉलम ऐड कर लें। वर्किंग फॉर मैंने बनानी है जी इन्वेस्टमेंट, तो वर्किंग नंबर 4 लेजर बनेगा, गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं चाह रहा था जरा आमने सामने रहें। भाई पीएनएल नहीं आया, मिटा दूं? ओके, वैसे रहा रहे तो कुछ कहता भी नहीं है, जरा आपका फॉर्मेट ज़हन में रहता है कि रीवैल्यूएशन वाला वो फॉर्मेट था, रीवैल्यू किया हमने एसेट को। ठीक है, अच्छा, तो एसेट निकल गया, पीपीई निकल गया, ठीक है, निकल कर कहां चला गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। ठीक है जी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया आपका, ये देखो जरा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब ये क्या बन गया जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एफटी क्या बन गया अब, इन्वेस्ट, पीपीई से निकल गया, यहां पे क्या हो गया 0। ठीक है, तो बुक वैल्यू क्या है अब, पीपीई के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, अब ये 0 हो गया, ये कहां चला गया अब, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो डबल एंट्री बन के आ गई। ये लेजर थोड़ी बनाने, डबल एंट्री करनी थी, लेकिन मैं जरा समझाने के लिए इस तरह से कर रहा हूं। तो 30 जून 2019 पर यहां से क्रेडिट होकर यहां पर डेबिट हो गया, ये क्या बन गया जी, ये डबल एंट्री बन गई। 30 जून 19 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीपीई क्रेडिट, एफटी निकल गया पीपीई से, ये एफटी लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, नाकाम हो गई मुझे लग रहा है। ठीक है, कितने से 12। ठीक है, लेकिन एक चीज होती हुई छोड़ देंगे हम, वो क्या चीज है, वो है रीवैल्यूएशन, जो ओसीआई से होता हुआ जाएगा तो सही इक्विटी में, लेकिन फिर बेचारा वहीं पड़ा रहेगा। वैसे भी एक ऑप्शन होता है कि एनुअल की बजाय डिस्पोजल के वक्त आप ट्रांसफर करें, तो इसके पास फिर वही ऑप्शन ही बचेगा, क्योंकि डेप्शन तो है नहीं अभी। फैसल टाउन ये वो एडजस्टमेंट चल रही है ना, तो पहले फैसल टाउन प्रॉपर्टी पीपीई थी, अब फैसल टाउन प्रॉपर्टी क्या बन गई, हाँ एफटी स्टैंड्स फॉर, ये लिखा तो इसीलिए हुआ ताकि मुझे पूरा फैसल टाउन ना लिखना पड़े, इसीलिए लिखा था। ले जी, हो गई एंट्री। अब ये प्रॉपर्टी किसके पास आ गई है, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल है, तो फिर ईयर एंड पे इसको लेकर जाएंगे, तो ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू इंक्रीज होकर कहां पे चली गई है, और ट्रांसफर फ्रॉम रिवर्स रिटेन अर्निंग वो होता ही किस पर है, डिस्पोजल पे। या आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये भी लिखा, तो वो बात 250 अपनी जगह पड़ा रहेगा, और ये उठाकर अब ले जाओ, कुछ नहीं करेंगे, इक्विटी में पड़ा रहेगा। क्या ये देता होता है पेपर के अंदर, बताता है कि आपका कौन सा ऑप्शन है। कल मैं सवाल पढ़ा रहा था तो उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, वो आपको बताएगा एनुअली आपने ट्रांसफर करना है या नहीं करना। ठीक है, ये देखो मैंने इसके नीचे सीट बेल्ट लगा दिया, इसको इसके नीचे अब कुछ नहीं है, मतलब ये यहीं पड़ा रहेगा। अभी दिखाता हूं, बैलेंस शीट पड़ा रहेगा, पड़ा है तो पड़ा है। जब डिस्पोजल होगा एक्चुअल, उस दिन इसको सारे को निकाल कर रिटेन अर्निंग में फेंक देंगे, जैसे पहले भी सीखा हुआ है।
जैसे अगर एनुअल वाला ना ऑप्शन हो, मतलब एक्सरसाइज करें हम, ऑप्शन है ना, एनुअली ट्रांसफर ना करते हो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तब भी क्या करते हैं, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे डेफिसिट होता रहता है, और एक्चुअल डिस्पोजल जो पड़ा होता है उठा के फेंक देते हैं, अनलेस के कोई लॉस आ जाए। तो लॉस अगर इसकी जो अब वो ये वाला लॉस इसको नहीं छेड़ सकता, ये फेयर वैल्यू गेन है या लॉस है, ये इसी को ही हिट करता रहेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। हाँ हाँ, बस तभी जा सकता है, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लॉस आ गया तो पीएनएल में सीधा उसको नहीं छेड़ेगा, नहीं छेड़ेगा। ठीक है, चल। वैसे यहां तक बात कभी गई नहीं। अब 30 जून 2019 पर कैरी डाउन किस पर ले जाएंगे, कैरी डाउन फेयर वैल्यू पर शो करेंगे 1300, और 100 रुपए से बढ़ गई प्रॉपर्टी तो फेयर वैल्यू गेन आ गया, पीएनएल में ले जाओ, ये बैलेंसिंग फिगर है। डायरेक्ट कर सकते हैं आप एंट्री जहां करना चाहें, मेरी तरफ से कोई एतराज मुझे नहीं है, कोई पाबंदी नहीं मेरी तरफ से। ये तो आपको बहुत क्लियर चीजें दिमाग में बैठ जाएं, इसलिए मैं इस तरह से करता हूं काम। तो 31 दिसंबर 2019 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फैसल टाउन वाली डेबिट और फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में क्रेडिट, कितने से, 100 रुपए। एंजॉइंग विद उमेर एंड सम गाइस अदर्स, समझ आ रही है? चलो अब एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं। पीएनएल के अंदर क्या गया जी, नजर आ रहा है आपको, डेप्रिसिएशन और उसके बाद फेयर वैल्यू गेन, ये तो ओसीआई वाला आइटम है। तो दूसरी एडजस्टमेंट में फेयर वैल्यू, बेशक आप यूं तरतीब में ही रखो, पहले डेप्रिसिएशन, दूसरे में पहले डेप्शन हुई थी, ठीक है, ऐसे ही जरा आपने समझने के लिए। तो डेप्रिसिएशन इनमें से कोई एक टाइम पे आएगी, इकट्ठी नहीं आती, आ गई तो फिर इकट्ठे करके लिख देना, कोई मसला, अलग भी लिखोगे तो एक्सट्रैक्ट में नंबर मिल जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कितनी, 50 की, और फेयर वैल्यू गेन 100 रुपए का। लेकिन एक और चीज भी है जो पीएनएल में तो नहीं आई, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में तो आनी है। तो एक मिनट, अगली एडजस्टमेंट में उधर रखें, परचेज की है, ठीक है, और उसके बाद जी तीन एक लाइनें छोड़, चले 3-4 छोड़ देता हूँ एहतियातन। अच्छा जी, पीएनएल होता है, और स्टेटमेंट कंप्रीहेंसिव इनकम में दूसरी चीज क्या होती है जी, ओसीआई। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज आपको पता है, वो यहां पर ही नजर आया करता है, 250 है ना, पॉजिटिव, और फिर यहां से होता हुआ स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में, और फिर वहां उसका क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है 2, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या पीपीई है? ईयर एंड पे पीपीई तो नहीं पड़ा, ईयर एंड पे क्या है, तो सेकंड एडजस्टमेंट में ये कौन सी थी जी, गुलबर्ग, जीबी ये, और ये क्या आ गई अब हमारी फैसल टाउन वाली प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू शो करेगी 1300। लेकिन एक एडिशनल काम क्या करना पड़ेगा आपको, इन्हीं एक्सट्रैक्ट्स में इक्विटी के अंदर जहां शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स आते हैं, वहीं पर रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आएगा, जो आता रहेगा जब तक अब ये बिक नहीं जाती तो, ठीक है, अगले साल भी, उससे अगले साल, ठीक है। तो गेन लॉस पीएनएल में, और साथ साथ चल पड़ेगा, उधर से चलेगा, ये सरप्लस साथ साथ चल पड़ेगा, फिर आगे देखेंगे कोई लॉस है सरप्लस है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर कॉस्ट मॉडल है तो एक्चुअल डिस्पोजल कभी तो होगा ही, उस दिन उठा के इसको रियलाइज कर लेंगे फिर, ठीक है। इतना मसला फीसा गोरस होता कोई नहीं है, सुकून है, इतना काम नहीं होता जितना मैंने करा दिया आपको। बहरहाल फिर भी चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। हाँ जी, ऑन जी तीसरा, ऑन 1 मई 19 SL परचेज्ड अ प्रॉपर्टी इन वजीरिस्तान हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 5500 फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। लेकिन ईयर एंड पे वहां पर थोड़े लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल की वजह से फेयर वैल्यू डिक्रीज हो गई 4300 चलिए, ठीक है जी।
तो हाँ ना, वैसे ही बस कभी कुछ करते रहते हैं जाके। तो फिर ये तो बिल्कुल सिंपल सा यार काम है, इसमें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी जी। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी। लो जी, वर्किंग की जगह भी बन गई है लेकिन एंट्रीज ही नहीं बनी। चलो खैर, वर्किंग नंबर 4 है। हाँ ये 5 है, ठीक है, सही फरमाया। क्या हुआ? ये जी वजीरिस्तान प्रॉपर्टी किस दिन खरीदी है? यकम मई 2019 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट एडिशन भी हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ ट्रांसफर वाले सवाल में ट्रांसफर ही चल रही हो। कितने की जी? 5500, 5500 की ये खरीदी। तो ये एंट्री जनाब हम कहाँ करें? अब इधर ही मैं कहता हूँ इस बोर्ड पे तस्वीर आ जाएगी। नहीं चलो आने दो। तो नंबर 3 जी, तो यकम मई 2019 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट WZ कैश क्रेडिट 5500 से। वही रनिंग चल रहा है ना, आगे लिखना है तो लिख लो। फिर जनाब ईयर एंड आया तो चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे नहीं है, फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो फेयर वैल्यू पे इसको उठा के ले जाना है और डेप्रिशिएट नहीं करना होता। गेन लॉस कहाँ ले जाते हैं? P&L में। तो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू क्या हो गई जी? डिक्रीज। ठीक है, तो फेयर वैल्यू पर उठाकर ले आए। इस लेजर में क्लोजिंग फेयर वैल्यू लिखें। ऑटोमेटिकली आपका गेन होगा या लॉस होगा, बैलेंसिंग निकलेगा और आपको एंट्री भी समझने में मसला नहीं होगा। 4300 है, 4300 है। ओके, अब जी बैलेंसिंग अगर इस तरफ आ रही है कितनी? 1200, 120। तो ये जनाब फेयर वैल्यू लॉस। ना समझ आए तो लेजर से पढ़ लें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, P&L डेबिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट तो P&L डेबिट। ठीक है ना? तो P&L डेबिट किससे होता है? लॉसेस से, एक्सपेंसेस से। तो ये क्या आ गया हमें? लॉस। 31 दिसंबर 2019 पर फेयर वैल्यू लॉस P&L में डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी वाली जी? वजीरिस्तान वाली क्रेडिट 1200 से। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट। नहीं एक्सट्रैक्ट, एक मिनट, एक्सट्रैक्ट तो इसके भी बना लें। अब इस एडजस्टमेंट से हमें सिर्फ लॉस P&L में जाता नजर आ रहा है और क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे नजर आ रही है। तो तीसरी एडजस्टमेंट का सिर्फ क्या है जी? फेयर वैल्यू लॉस। तो P&L बैलेंस शीट बनाना बहुत जरूरी है हर स्टैंडर्ड के साथ। समझ रहे हैं ना बात को? क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट्स कल चाती मराई थी ना थोड़ी सी, तो आपके फाइनल अकाउंट्स तो पहले दिन मैंने करा दिया था। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो बन गई थी। तो उसका मसला क्यों है? मुश्किल क्यों लगता है? 20 नंबर का सवाल कैसे बनता है? ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की 7 एडजस्टमेंट्स आती हैं। सबसे ज्यादा जो मशहूर है IFRS 9 की एडजस्टमेंट है, IFRS 15 की एडजस्टमेंट आती है, फिर ये रिवैल्यूएशन IAS 16 की आती है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी नजर आएगी आपको। IAS 12 की पक्की एडजस्टमेंट आती है, कभी कभी IAS 21 की भी आएगी। फिर इसी तरह से जितने स्टैंडर्ड आप पढ़ रहे हैं, IAS 23 है, IAS 20 है, ये सारे के सारे अपना सवाल भी लाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में भी नजर आ रहा होता है। तो जरूरी है कि हर टॉपिक में आप देखें इनकम स्टेटमेंट में क्या जाता है बैलेंस शीट में। इसलिए हम साथ साथ ही करते हैं, हर टॉपिक में ऐसे करेंगे इंशाल्लाह।
हर टॉपिक में ऐसे ही करेंगे, ये नहीं छोड़ना, ठीक है। तो जब आप फाइनल अकाउंट्स, मैंने कहा था स्टार्ट में, फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे तो सिर्फ बड़ा सवाल काबू करना सीख रहे होंगे, एडजस्टमेंट में मसला कोई नहीं होगा हमें इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। जी फेयर वैल्यू लॉस कितना है जी? 1200। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगी WZ 4300। कोई एक एडजस्टमेंट ऐसे ही आपकी किस्मत वाली आपके सवाल में आई होगी और बस आपने ऐसे ही उसको, एंट्री तो मांगेगा नहीं, फटाफट ऐसे चीजें वर्किंग करके लिख देना। क्या ख्याल है? ले आओ, एंट्रीज मांग ले तो एंट्रीज कर देंगे, मसला क्या है। अच्छा जी, अब लास्ट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कराची हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 8200 ऑन यकम जनवरी 19 इज सोल्ड ऑन 30 अप्रैल 19 फॉर। अब भाई मेरे दोस्तों बात यह है कि ये ट्रांसफर नहीं हो रही, सिंपल सेल है। तो सिंपल सेल के वक्त ये नहीं कि पहले फेयर वैल्यू पे उठाकर लाएं और फिर उसको डिस्पोज करें, तो गेन लॉस ही निकालना है ना, बात तो एक ही है। तो जो नॉर्मल डिस्पोजल जो कल पढ़ाया, जो पार्ट बी में था, ये वो एंट्री भी आ गई, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं डायरेक्ट ही एंट्री कर लेते हैं इसकी। तो नंबर 4 एडजस्टमेंट, किस दिन बिक रहा है एसेट? 30 अप्रैल 2019। वो कहता है एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कराची वाली बिक गई, उसकी फेयर वैल्यू यकम जनवरी 19 पर कितनी थी? 8200। जाहिर है फेयर वैल्यू मॉडल है तो पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे उठा के रखा होगा, किताब बंद हो सकता है मैंने आगे कुछ पढ़ाना हो, दिल कर पड़े तो। अच्छा जी, तो पता है अभी तबीयत मेरी रवा लग रही है ना आपको थोड़ी, ये जितना और मुझसे पढ़ते जाओगे ये रवा होती जाएगी। फिर पता नहीं IS-23 शुरू कर दें फिर। अच्छा कोई नहीं, कल छुट्टी, फिर परसों छुट्टी, 2 छुट्टियां भी तो मनानी है। अच्छा सुने, अब पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा था तो फेयर वैल्यू पे ले जाना था, सही है, बिल्कुल फेयर वैल्यू भी होना चाहिए था। अब आज बेचते वक्त एसेट अकाउंट में क्या नजर आ रहा होगा? ओपनिंग डेट पे फेयर वैल्यू वही 8200, तो निकाल दो 8200। कितने की बिकी? 9000 की। कैश डेबिट, गेन लॉस P&L में, ठीक है। तो कोई डेप्रिसिएशन, कोई चक्कर ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है? KHI लिखा हुआ है। कितने से क्रेडिट? 80 300 से 2 है, 80 200 खाई। डेबिट करो कैश, कितना कैश आया जी? 9000। और ये जनाब 800 रुपए का क्या बन गया? गेन। तो P&L में बैलेंसिंग फिगर ले जाओ, गेन है, बैलेंसिंग है इस एंट्री में ही। तो कोई वर्किंग की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, हमने डायरेक्ट ही एंट्री कर दी। यही वर्किंग है, यही एंट्री भी है। तो चौथी एडजस्टमेंट से हमें क्या मिला? गेन ऑन डिस्पोजल। कितना जी? 800। ये अलग अलग है, कोई प्लस कोई माइनस, मैंने अलग अलग दिखाया। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पे नजर आएगी? आएगी कहां से? होगी तो आएगी, ठीक है जी। कैश बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं एक वर्किंग आपके लिए खोलता हूं, वर्किंग MA, ठीक है जी। ये मैंने आपके लिए ओपन किया है कैश का लेजर, ठीक है जी। चलो अब ये कैश का अकाउंट ओपन हो गया, सारी एंट्रीज में देख लेते हैं, जहां जहां कैश आ रहा है मैं लिख देता हूं। कैश 5500 से क्रेडिट हो रहा है, कैश 9000 से डेबिट। चलो तो सबर कर जा, हूं छेड़े ही थे। कैश 5500 से क्रेडिट, इसके अगेंस्ट डेबिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी, ऐसे ही है। फिर कैश 9000 से डेबिट, इसके अगेंस्ट भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, ठीक है। डेट्स भी आप लिख दोगे, कोई मसला नहीं है। अब बताओ क्लोजिंग बैलेंस, फिर मैं बैलेंस शीट में लिख दूं। ओपनिंग पता नहीं है, और ढेर सारे डेबिट्स पता नहीं है, ढेर सारे क्रेडिट्स पता नहीं है। ये तो नहीं कह सकते अज्यूम कर लें कैश की ट्रांजैक्शन यही 2 होगी, इसलिए एक्सट्रैक्ट्स में कभी भी कैश नजर नहीं आता, पहले दिन भी बताया था।
नहीं है मुझे पता ब्रॉड डाउन क्या था, पूरी इंफॉर्मेशन होती तो कर लेते। और कितने डेबिट्स आए और कितने क्रेडिट्स आए, आई डोंट नो। तो बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस में जाना होता है, वो है तो मुझे बता दो, मैं लिख देता हूं। बाकी तो सबके क्लोजिंग बैलेंसेस में लेकर गया हूं जी, बताएं। तो फिर क्वेश्चन मार्क लिख लो फिर जाके। तो भाई क्लोजिंग कैश आता है, ठीक है, क्लोजिंग कैश की इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, इसलिए ये वर्किंग एमए है आपके लिए, ठीक है, ओके। तो एक्सट्रैक्ट्स में कैश प्रेजेंट नहीं किया करते, ठीक है। अच्छा जी, अब सुने कुछ थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो मैं आज पार्ट बी के अंदर अपलोड करूंगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके अगले हैंडआउट में से ये एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अच्छा, ये डिस्कस करूंगा और कुछ ना थोड़े से इसके अंदर एक दो बातें ऐसी हैं, जैसे एक है पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि 10 मंजिला हमारे पास प्लाजा है, उसमें से हमने को थोड़ी सी जगह अपने लिए रख ली, बाकी जो है वो रेंट पे दी हुई है। तो कौन सी क्लासिफिकेशन करें, अगर अलग अलग कर सकें तो अलग अलग करें, नहीं तो फिर जो ज्यादा। तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं, थ्योरेटिकल डिस्कशंस हैं, मिला जुला के 20 मिनट बन गए, मुझे नहीं पता कितना बनेगा, लेकिन ये पार्ट बी आपके लिए अवेलेबल करूंगा मैं, ठीक है, उसको आपने ले लेना है, ठीक है। तो लेक्चर 7 है ना आज, इसका पार्ट बी जो होगा, इसमें सम थियोरेटिकल डिस्कशन आई विल ट्राई, कुछ मिल जाए, 10 मिनट का हो, 15 का हो, 20 का हो, जो हो, बस बिस्मिल्लाह करके ले लेना है आपने, ठीक है, ओके जी। क्या अच्छा, दूसरी बात, सर ये भी आएगा कि मंडे को? क्या नहीं, ये आ जाएगा इंशाल्लाह। ये जो मैंने आपको कहा था कि आपका वो चैप्टर पूरा हो गया, ऐसे ही अब ये चैप्टर भी पूरा हो गया, लेकिन दोनों लेक्चर्स लेने के बाद। तो ये स्टडी टेक्स्ट को अगर आप नजर मारें तो इसके ऊपर ऐसे मोटी मोटी यही बातें नजर आएंगी आपको, ओके। मोबिलिंग की जानिब से, अच्छा जी। ये जो बीच में जितनी भी आ रही है ना आपको नजर इलस्ट्रेशन, असल में तो यही करने वाली चीजें हैं, जहां से पता लगेगा आपका टॉपिक तैयार हुआ या नहीं। लेकिन ये जो अगले सवाल है ना, ये अभी पूरे नहीं हो सकते, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले, ये पूरा टॉपिक होने पर ही होंगे, ठीक है, सही है, ओके। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो जो पॉसिबल हो पढ़ते जाना है, करते जाना है। ये देखें, ये मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है, ये देखें, इफ एसेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, या पहले क्या करो, IAS 16 के तहत इसको रिवैल्यू करो, और कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी बातें जो आपको पढ़ाई हैं ये यहाँ पर लिखी हुई, एक बार पढ़ के देखना है। फिर जो मैंने आपको आइडेंटिफाई किए थे क्वेश्चंस, उनमें अब एक दो और भी हो जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, ठीक है। तो कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी भाई? मेरे ख्याल में फिर एक ही, ये 7 काफ़ी है इसका, फिर पार्ट बी अब मंडे को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, मंडे को फिर 8 ही कर लेंगे, ठीक है। हाँ, उसका टाइम थोड़ा बढ़ा लेंगे, ओके। कोई लेक्चर बड़ा कोई निकाह चल ही रहा है साडा काम, ओके जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।